हेलो एंड वेलकम टू दोस्तों ज्ञान कैंपस। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान कैंपस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों ये वीडियो लेक्चर है इलेक्ट्रिकल 5th सेमेस्टर वालों के लिए और सब्जेक्ट है आपका रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है, आपके कॉलेज में दूसरा चलता होगा। अगर यही चलता है तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। किसी किसी कॉलेज में इलेक्ट्रिसिटी चलता है, किसी किसी कॉलेज में पावर प्लांट चलता है और किसी कॉलेज में रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी चलता है। तो अगर आपके कॉलेज में ये सब्जेक्ट चलता है तो आप देख सकते हैं। हमारे चैनल पे और भी वीडियो लेक्चर्स आते हैं और जल्द ही हम और भी सब्जेक्ट के इलेक्ट्रिकल ब्रांच के सब्जेक्ट जो वीडियो लेक्चर हैं लेके आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले एक और बात, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो लाइक कीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पिछले वीडियो लेक्चर में हमने नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन, मतलब कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, कौन से सेक्टर में कम एनर्जी कंज्यूम होती है, ये जानेंगे हम। तो दोस्तों ये देखिए, पहले हेडिंग डालेंगे सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन। ठीक है, आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं सेक्टर वाइज एनर्जी कंजम्पशन, यानी ऊर्जा की खपत। ठीक, भारत में अलग अलग सेक्टर जैसे इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री आप समझते हैं औद्योगिक, ट्रांसपोर्ट यानी यातायात, एग्रीकल्चर यानी कृषि आदि अलग अलग प्रतिशतों में ऊर्जा खपत करते हैं। तो सभी सेक्टर में इंडस्ट्रियल सेक्टर सबसे अधिक लगभग 49% कुल ऊर्जा का प्रयोग करता है। ठीक, इसके पश्चात सबसे अधिक ऊर्जा का खपत करने वाला ट्रांसपोर्ट सेक्टर है। देखिए आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल मतलब जहाँ पे ढेर सारे कारखाने होंगे तो वहाँ मशीनें होंगी, मशीनी होंगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा, और जब प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी की ज़्यादा तो ज़रूरत होगी, तो इसीलिए इंडस्ट्री में आपका 49% होता है। ठीक, तो इसके बाद ट्रांसपोर्ट का भी तो ज़रूरत है, आने ले जाने के लिए और भाई सफ़र करने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती, तो इसीलिए इंडस्ट्री के बाद सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट में आपका होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल हो गए जैसे आपके। ठीक, आगे देखते हैं। जो कुल ऊर्जा खपत का लगभग 22% प्रयोग करता है। घरेलू क्षेत्र में लगभग कुल ऊर्जा का 10% तक प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग कुल ऊर्जा का 5% भाग प्रयोग में लाया जाता है। बाकी बचा हुआ 14% ऊर्जा का भाग अन्य कार्यों में, कहाँ पे थे, अन्य कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। बाकी बचा हुआ 14% ऊर्जा का भाग अन्य कार्यों में प्रयोग में लाया जाता है। ठीक दोस्तों, आगे अब ये एक चार्ट बनेगा, आप बना लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए इसमें सब दिया है। देखिए ट्रांसपोर्ट, इसमें स्क्रीनशॉट लेने का मतलब डायग्राम बनाइएगा इसको ज़रूर, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी ढंग से नहीं पढ़ते, मतलब बहुत कम ही इस थ्योरी पढ़ते हैं और डायग्राम वगैरह देखते हैं तो उनको लगता है हाँ बच्चे ने कुछ किया है और इससे आपको थोड़े अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो चार्ट ड्रॉ कर लीजिए। ट्रांसपोर्ट 22%, रेजिडेंशियल यानी घरेलू 10%, अदर यानी अन्य जो हैं, अन्य में सब कुछ आ जाता है आपका, ठीक है, 14%, और आपका एग्रीकल्चर दिख रहा होगा यहाँ पे 5%, इंडस्ट्री 49%। तो इस चार्ट से पूरा हमारा ग्राफ क्लियर हो जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ये आएगा ज़रूर, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कंपैरिजन है और कंपैरिजन अधिकतर पूछा जाता है। तो देखते हैं, पहला है हमारी हेडिंग पड़ेगी बेस्ड ऑन फैक्टर, यानी किस पे आधारित है। एक तरफ हेडिंग डालेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, दूसरी तरफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक, तो पहला हमारा होगा डिप्लेशन के आधार पर। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज समय के साथ कम नहीं होते हैं। ठीक, डिप्लेशन के आधार पर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज समय के साथ कम हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट इसमें देखते हैं सोर्सेज के आधार पर। तो सोर्सेज का, तो रिन्यूएबल सोर्सेज के अंतर्गत सनलाइट, वाटर, विंड, जियोथर्मल एनर्जी, हॉट वेल यानी गर्म कुएं, टाइडल एनर्जी आदि आते हैं। ठीक, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में कोयला, पेट्रोलियम,
जीवाश्म ईंधन आदि आते हैं। थर्ड पॉइंट देखते हैं इसी में। थर्ड आपका है एनवायरमेंटल इफेक्ट, यानी प्रकृति पर प्रभाव। आप इंग्लिश में भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर रिन्यूएबल सोर्सेज बहुत कम मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, जिससे पर्यावरण, इसका हम बाकी नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। आप यहीं पे थर्ड पॉइंट इसका देख लीजिए। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज रिन्यूएबल सोर्सेज की तुलना में बहुत अधिक कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण इनका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अब उसी में आपका थर्ड पॉइंट में ही रिन्यूएबल वाले में थोड़ा सा रह गया था, पर बहुत ही कम दुष्प्रभाव होता है। ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट यानी कॉस्ट क्या हो गई इसके भाई। अगर एनर्जी लेना तो उसका कोई लागत भी तो होगा, कॉस्ट भी होगी, खर्च भी तो होगा। तो क्या होगा देखते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का प्रारंभिक तथा स्थापना लागत अधिक होता है, परंतु फ्यूल पूर्णतः निःशुल्क होता है। ठीक। इसमें आप जब शुरू में रिन्यूएबल सोर्सेज लगवाएंगे, जैसे सोलर पैनल हो गए आपके, ये सब लगवाते हैं तो शुरू में कॉस्ट बहुत आती है, लेकिन ये लंबे समय के लिए होते हैं। तो वही बताया गया है, सीधी सी बात। आप इसे थोड़ी सी अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तुलना में महंगे होते हैं तथा इनमें ईंधन का भी मूल्य देना पड़ता है। क्यों महंगे होते हैं भाई? कोयला वगैरह हमारा क्यों प्रकृति से प्राप्त होता है, इसलिए ये महंगे होते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फिफ्थ, मेंटेनेंस कॉस्ट। मेंटेनेंस का भी तो इसमें खर्चा होगा। क्या होगा? रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मरम्मत तथा लागत बहुत अधिक होता है। अधिक हो गए सोलर पैनल वगैरह जो होते हैं, इनके मेंटेनेंस कॉस्ट क्यों अधिक होती है भाई? क्योंकि रिन्यूएबल होते हैं। अब ये मैन मेड है, प्रकृति द्वारा तो प्राप्त नहीं है, तो जाहिर सी बात है इसमें मेंटेनेंस अधिक लगती है। अब उसका बैटरी का एसिड वगैरह डलवाते हैं, या फिर कोई वायर आपकी ख़राब हो जाती है, उसको सही करवाते हैं, पैनल में कुछ डिफेक्ट हो जाता है, तो उन समय कॉस्ट अधिक आती है। ठीक। नॉन रिन्यूएबल इसी प्रकार होता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का मेंटेनेंस कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तुलना में कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि जो कोयला वगैरह होता है या और भी कोई जो प्रकृति से प्राप्त होती है नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, इस समय हमें सिर्फ कोयला याद आ रहा है। ठीक। तो उसमें क्या है, इतना मेंटेनेंस पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आप खुद ही सोच के देखिए। ठीक। तो हमारा नेक्स्ट है 6 पॉइंट, यानी एरिया रिक्वायरमेंट, यानी क्षेत्रफल की आवश्यकता। भाई आप रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को जहाँ भी लगाएंगे, उसके लिए कुछ एरिया की भी ज़रूरत तो होगी, जगह भी ज़रूरत होगी कि नहीं होगी। तो इसीलिए सोलर फार्म, देखिए रिन्यूएबल सोर्सेज में पॉइंट है आपका। सोलर फार्म्स, विंड फार्म्स, देखिए विंड एनर्जी वगैरह हमारा क्या होता है, ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज में आते हैं। तो विंड फार्म लगाने के लिए हमें काफ़ी बड़ा एरिया चाहिए होता है। जैसे आपने नेट पे देखिएगा, अगर नहीं देखा तो साउथ वगैरह में सोलर विंड वगैरह बहुत लगे होते हैं, वहाँ पे हवाएं ज़्यादा चलती हैं, तो इसलिए हमें वहाँ से एनर्जी प्राप्त होती है। विंड जब घूमता है आपका, तो वहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त होती है। ठीक। इसके लिए हमें ज़्यादा एरिया की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो वही बताया है, आदि को बनाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में भूमि की आवश्यकता होती है। देखिए अभी जो हमने बताया एक लाइन में, वही सब है, आपको लिखना है बस। थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं, समझ लेंगे आराम से 5-6 पॉइंट तो लिख सकते हैं। ठीक। नॉन रिन्यूएबल में क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में लैंड एरिया रिक्वायरमेंट्स रिन्यूएबल की तुलना में कम होता है। लैंड मतलब भूमि आपका होता है। इसका क्यों कह रहा है कि इसमें कम होता है? क्योंकि भाई नॉन रिन्यूएबल हैं, इनको थोड़ी सी जगह में कहीं भी आप भी रख सकते हैं, क्योंकि इनको लंबे समय तक रखना नहीं होता है। और रिन्यूएबल क्या है, एक बार हमने लगा दिया तो वो लंबे समय तक, कई वर्षों तक वहीं पे रहते हैं। ठीक। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे और ये कंपैरिजन था जो कि आज फिनिश हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा। ठीक। 5 मार्क्स में, तो इसे अच्छे से नोट्स बना लीजिए और पढ़िए। तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो लाइक कीजिएगा, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कुछ भी कहना हो, या किसी नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।